Good morning dear students. Once again I welcome you on my YouTube channel New Morning Classes ब्यावर। रीड की इन क्लासेस के अंदर क्रमबद्ध तरीके से जो मैं नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है हमारे लिए वर्ब। लास्ट टाइम हमने एडजेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम वर्ब को लेकर के आए हैं। वर्ब को लेकर के हमारे पास में कई प्रकार के डिस्कशंस होते हैं। हम वर्ब के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं परिचर्चाएं करते हैं और हमारे सामने एक ही चीज़ निकल के आती है कि व्हाट इज़ अ वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन। वर्ब शोज़ टाइम। इतना हमारे पास में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन आज हम वास्तव में इस वर्ब के बारे में देखने जा रहे हैं कि आखिर ये वर्ब हमें बताती क्या है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अ वर्ब शोज़ वो क्या क्या बताती है। नंबर 1 एक्शन पब्लिक टाइम। नंबर 2 पोजीशन। नंबर 3 बिलोंगिंगनेस। नंबर 4 मूड। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि वर्ब यहाँ पर 4 तरह की भूमिका निभाती है। सबसे पहले वो एक्शन शो करती है और एक्शन के साथ ही हमें टाइम भी पता चलता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में वर्ब हमें बताती है पोजीशन यानी कि अधिकार। उसके बाद वर्ब हमें बताती है बिलोंगिंगनेस यानी कि संबंध। और नंबर 3 पर हम ये देखते हैं कि वर्ब हमें कभी कभी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताती है जिसको हम कहते हैं मूड, और हमारी ग्रामेटिकल लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स भी अपने आप में एक वर्ब है। तो आज हम वर्ब को 1 बाय 1 क्लासिफिकेशंस के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि वर्ब शोज़ एक्शन। किस प्रकार से एक वर्ब एक्शन शो करता है। ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है कि वर्ब शोज़ एक्शन। एक्शन वर्ब के अंदर हम ये देखते हैं कि वो सारे फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस, शारीरिक और मानसिक रूप से जहाँ भी क्रियाशीलता की बात होती है वो वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ईट, स्लीप, थिंक, लव एटसेट्रा। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। चीज़ों को आपको इंटरप्रेट करना है और अच्छे से समझना है। अब ईट को मैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब डिवाइड करता हूँ। ईट, एट, ईटन, स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, थिंक, थॉट, थॉट, लव, लव्ड एंड लव्ड। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि खाना और सोना 2 प्रकार के एक्शन हैं। थिंक एंड लव ये फिर एक 2 प्रकार के एक नए एक्शन हमारे सामने निकल करके आए हैं। खाना एक फिजिकल एक्शन है, जबकि सोना विचार करना या प्रेम करना ये अपने आप में साइकोलॉजिकली हम देखें तो ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शंस की बात हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्ब एक्शन शो करती है। अगर हम बात फर्स्ट फॉर्म की करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसी भी टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल की बात करेगा और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल की बात करता है। थर्ड फॉर्म हमेशा किसी भी टेंस के परफेक्ट एस्पेक्ट की बात करता है, जहाँ पर परफेक्शन हो परफेक्ट की बात करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्ब ने केवल एक्शन ही नहीं अपने साथ साथ में टाइम को भी बाउंड करके साथ में लिया है। अब जब बात एक्शन वर्ब की आती है तो साथ में हमें वर्ब को क्लासिफिकेशन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें ये पता करना ज़रूरी होता है कि एक्शन वर्ब को कभी कभी हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। डेफिनेटली वी कॉल इट मेन वर्ब ऑल्सो इन द सेंटेंसेस। बट मेन वर्ब उसे कब बोलेंगे और वो क्या होगी, और जब मेन वर्ब होगी तो साथ में जो वर्ब होगी उसे हम क्या कहेंगे। तो हमारे सामने यहाँ एक्शन वर्ब को जब डिवाइडेशन आता है तो हम ये देखते हैं एक्शन वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक्शन वर्ब को नंबर 1 इसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है, और एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब के साथ में और क्या होता है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इस पूरे को हम मानते तो वर्ब ही हैं, मानते तो वर्ब ही हैं, लेकिन इस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी समाहित होती है। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशंस करते हैं, जब हम इसको अच्छे से विभक्त करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि उस सेंटेंस में एक मेन वर्ब है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। उदाहरण के लिए
मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, आप ये देखें, ही इज़ प्लेइंग नाउ। ये अपना आप में एक वर्ब है, कंप्लीट वर्ब, जैसा कि मैंने बताया कि ये पूर्ण रूप से एक वर्ब है। इसी में समाहित होती है हेल्पिंग वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर बेसिकली वर्क क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब केवल एस्पेक्ट बताती है कि वो टेंस कौन सा है, सिंपल है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यू है। इतना काम हेल्पिंग वर्ब का होता है। तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और इसको मेन वर्ब बोलेंगे। ये हमारी मेन वर्ब है। लेकिन कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड और विल शैल, इन सभी को हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर लेते हैं या एक आइडिया जनरलाइज कर देते हैं और हम ये कह देते हैं कि दे आर हेल्पिंग वर्ब। दिस इज़ नॉट ट्रू। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो आज आपके सामने क्लियर हो गया ये हेल्पिंग वर्ब कब होगी, जब इसके साथ में कोई एक्शन हो रहा हो, इसके साथ में कोई मेन वर्ब हो और उस मेन वर्ब का ये क्या शो कर रही है, एस्पेक्ट शो कर रही है, तो ही ये हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हेल्पिंग वर्ब का फैक्टर आपके सामने क्लियर हो गया है कि वो सारी वर्ब्स जो मेन वर्ब की सहायता करती है ये बताने के लिए कि वो एस्पेक्ट सिंपल का है, कंटिन्यू का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो ही वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। अगर वो ये वर्क नहीं कर रही है, कई बार इज एम आर अकेले भी आते हैं, वहाँ भी हम इसको यूज़ में लेते हैं, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, तो वहाँ पर कंप्लीटली हम ये चीज़ को एग्री करेंगे कि वहाँ पर एम एक किसी भी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो अपने आप में अकेली भूमिका निभा रही है। तो वहाँ पर वो क्या होगी, वहाँ पर उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा, जिसको मैं इसके अगले बिंदु में समझाने वाला हूँ। तो एक्शन वर्ब से हमने समझ लिया कि एक्शन वर्ब जो होती है वो हमें टाइम शो करती है और एक्शन शो करती है। जब एक्शन वर्ब मेन वर्ब का वर्क करती है तो इसी के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। वो हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का एस्पेक्ट शो करती है, उसको 4 टेंसों में विभक्त करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड टॉपिक इसी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वह है द वर्ब शोज बिलोंगिंगनेस। वर्ब संबंध भी बताती है। अब किस प्रकार से वर्ब संबंध बताएगी वो देख लेना। बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस बताने के लिए हमें बी फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। बी फॉर्म, अब ये बी फॉर्म क्या होगी इसके बारे में हमें जानना होगा। व्हाट इज़ ए बी फॉर्म? तो जब भी बी फॉर्म की बात होती है तो हम बात करते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर और साथ में बी, यानी कि यहाँ पर 6 प्रकार की क्रियाओं की बात की जाएगी जो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिदृश्य में हम इसको हेल्पिंग वर्ब ना बोल करके क्या बोलेंगे, बिलोंगिंग वर्ब बोलते हैं। और बिलोंगिंग वर्ब का एक बहुत ही अच्छा सा नेम हमारे ग्रामेटिकल बुक में दिया हुआ है, उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो ग्रामर की भाषा में हम उसे लिंक करने वाली वर्ब भी बोल देते हैं। आखिर इसको लिंक वर्ब क्यों कहा गया, उसके पीछे भी रीज़न है। उसके पीछे रीज़न यह है कि जब किसी भी सेंटेंस के अंदर कर्ता से सीधा संबंध बताया जाए, सब्जेक्ट से सीधा रिलेशन बताया जाए, हु इज सुनीता, माय सिस्टर, हु इज रोहित, रोहित कौन है, ए टीचर। तो जब यहाँ जो संबंध बताया गया है, जहाँ जो उनका रिलेशन बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो वर्ब हमने काम में ली है वो है लिंकिंग वर्ब। तो रोहित इज़ अ टीचर एंड सुनीता इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पर इज़ मेन वर्ब ना होके लिंकिंग वर्ब है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट जिसे हमने सुनीता का नाम दिया है। यहाँ हो गया रोहित, यहाँ लिंकिंग वर्ब हो गई है एलवी। और जब भी किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आने वाली जो अगली इन्फॉर्मेशन है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं।
कॉम्प्लीमेंट को लेके बहुत सारे विरोधाभास होते हैं, लेकिन आज ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि कॉम्प्लीमेंट कभी भी किसी एक्शन का रिजल्ट नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट इज़ ओनली अ स्लाइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिवन सब्जेक्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन। बिना किसी एक्शन के जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब हमारे को कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताती है, जो सब्जेक्ट के बारे में एक सूचना होती है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से बी की। इसके अंदर नंबर 6 पर जो वर्ब है वो है बी। बी का यूज़ किस प्रकार किया जाता है? बी का जो यूज़ होता है पर्टिकुलरली वो बिना किसी सब्जेक्ट के एडवाइस देने के लिए किया जाता है। एडवाइस देने के लिए किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा। और इंग्लिश में सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। यू इज़ द ओनली प्रोनाउन दैट इज़ बीइंग कंसिडर एज अ सेकंड पर्सन। लिसनर जो सुनने वाला होता है। उदाहरण के लिए मैं बी से एक एग्जाम्पल देता हूँ और आप उसको समझिए अच्छी तरह से। मैंने लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव, ए गुड स्टूडेंट। अब मुझे किसी सुनने वाले व्यक्ति को ये बोलना है जो मुझे सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल आर लिसनिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप सब मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ तो आप मेरे लिसनर हैं। मान लीजिए मैं सलाह ना दे के मैं आपको लिख रहा हूँ, तो वो भी लिखा तो किसी न किसी के लिए गया है, इसका मतलब आपके लिए। तो उसके लिए मैं क्या बोल दूँगा? बी पॉजिटिव और बी ए स्टूडेंट। एक विद्यार्थी बनो, सकारात्मक बनो। बी करेजियस, साहसी बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। तो मैंने क्या दिया आपको? एक सलाह दी। इसके अंदर सब्जेक्ट दिखता नहीं है लेकिन होता है। और कौन होता है? सुनने वाला। जिसने इस सेंटेंस को पढ़ा वो सब्जेक्ट, जिसने समझा वो सब्जेक्ट, जिसको सलाह दी गई वो सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को पूरी तरह से अगर अपन देखते हैं अच्छे से क्लासीफाई करके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू। अब टू के बाद में ये वाक्य पूरा उतर जाएगा। आपको सलाह दी जाती है क्या? टू बी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बी के साथ में एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसके लिए आता है? यू के लिए आता है। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य ग्रामेटिकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम यू को लिखते नहीं हैं, डायरेक्टली इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक बी फॉर्म है जो कि किसी को सलाह व सुझाव देने के लिए काम में आता है। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कि इन सेंटेंसेस का जब भी नेगेटिव बनाते हैं, जब भी इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाएंगे तो इनका जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा डोंट से। बस इनके आगे आपको डोंट लगाना पड़ेगा। डोंट बी पॉजिटिव एंड डोंट बी a student. Then you yourself can examine how easy is this. ये कितना आसान है कि हमने बी के साथ में कोई कॉम्प्लीमेंट लगाया, बी के साथ अनदर कॉम्प्लीमेंट लगाया। जब उसे मना ही करना था, प्रोहिबिशन में ले जाना था, तो हमने उसमें क्या लगाया? डोंट का यूज़ किया और यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। तो इंग्लिश में इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट में कॉम्प्लीमेंट के साथ किया जाता है, कर्ता के बारे में सूचना देने के लिए किया जाता है। वर्स वर्ग का यूज़ किया जाता है पास्ट में। आई वॉज अ टीचर, मैं शिक्षक था, इसमें अब नहीं हूँ। आई वॉज ए प्लेयर, मैं एक प्लेयर था लेकिन अब नहीं हूँ। एंड बी माई बॉय, यहाँ पर आपने बी का यूज़ किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ब किस प्रकार से बिलोंगिंगनेस हमें शो करती है, और बिलोंगिंगनेस को भी हमने वर्ब के काइंड्स के अंदर यहाँ पर रखा है। नंबर 3 पर मैं बात कर रहा हूँ द वर्ब शोज पोजीशन। ऐसी वर्ब्स जो क्या शो करें? पोजीशन शो करें। किसी भी सेंटेंस में अधिकार बताने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए हम वर्ब में क्या लगाते हैं? हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। वर्ब शोज पोजीशन, अधिकार बताने के लिए। अगर हमें अधिकार बताना है प्रेजेंट में तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, और वही अधिकार बताना है पास्ट में तो किसका यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे। हैज़ का यूज़ कहाँ होता है? एक वचन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ।
और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे? हैव का यूज़ हम करेंगे डायरेक्टली प्लूरल और आई एंड यू के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई और यू के साथ। और इन सभी का यूज़ कहाँ होना है? इनका यूज़ होना है वर्तमान में। और पास्ट में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट के अंदर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए हैड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा आपको और आप ये देखेंगे उन एग्जांपल्स को। मैंने लिखा है आई हैव अ पेन, शी हैज़ एन आइडिया, दे हैव सम मनी। ये सारे प्रेजेंट के हैं। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में होगा वी हैड अ गुड रेपुटेशन इन 2010। तो मैंने क्या देखा कि जब बात अधिकार की थी, पोजीशन की थी, तो हमने बिना किसी एक्शन के हैज़, हैव और हैड का यूज़ किया। हैड का यूज़ किया अपन ने पास्ट के अंदर, और यहाँ पर हमने शो किया है द वर्ब शोज पोजीशन, वो सारी क्रियाएं जो अधिकार शो करती है। मेरे ख्याल से क्लियर है आपके सामने कि हैज़ है और हैड का यूज़ हम करते हैं पोजीशन के लिए। पास्ट में हैड और प्रेजेंट में हैज़, हैव का यूज़ किया जाएगा। अब इसमें जो आपको नई चीज़ में बताने वाला हूँ वो ये है कि इन सेंटेंसेस का जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इन सेंटेंसेस को दो प्रकार से नेगेटिव बनाना होता है। नंबर वन, हमें इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए केवल नो की सहायता करनी लेनी पड़ती है। आई हैव, शी हैज़ और दे हैव। क्या किया अपन ने? सभी के अंदर हम लगाएंगे नो, केवल नो का यूज़ किया एंड नाउ दे बिकेम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेशन को देने के लिए हमें नोट की आवश्यकता नहीं होती है, नो लगाना होता है। फिर यहाँ भी हमने नो लगाया, यहाँ भी हमने नो लगाया, और लास्ट वन जो है वहाँ भी हम क्या करेंगे? वी हैड नो रेपुटेशन, हमारी कोई रेपुटेशन नहीं थी। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने नो लगाया। लेकिन याद रहे, जब भी नो लगता है तो नो के बाद में जीरो आर्टिकल आता है। किसी प्रकार से हम कोई नया आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं, हम कोई एडजेक्टिव भी यूज़ में नहीं लेते हैं नो के बाद में। नो के बाद में डायरेक्टली हम नाउन या प्रोनाउन की भूमिका को अस्तित्व में लेकर के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी सेंटेंस को एक प्रकार से और नेगेटिव बनाया जा सकता था। वो कैसे बनाया जा सकता? अगर जब भी हैज़ और हैव वाले सेंटेंसेस को, बिकॉज दे शोज प्रेजेंट सिंपल टाइम, ये प्रेजेंट का सिंपल टाइम शो करते हैं, तो इनको नो की सहायता से नेगेटिव बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन अगर नो से नहीं बनाना है, कभी कभी समटाइम्स वी कंसिडर हैज़, हैव एंड हैड एज अ मेन वर्ब, कभी कभी हम उसे मेन वर्ब के रूप में कंसिडर करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम इनको कंसिडर करने के लिए तीन डमी वर्ब का यूज़ करते हैं, डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं। डिड का यूज़ कहाँ होगा? डिड का यूज़ होगा पास्ट में, डिड का यूज़ पास्ट में होगा, और इन दोनों का यूज़ होगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट में डू और डज का यूज़ हो रहा है। बी केयरफुल व्हाइल एग्जामिनिंग दिस डमी वर्ब्स। डू का यूज़ होगा कहाँ? प्लूरल एंड आई ऑब्लिक वी ऑब्लिक यू के साथ। मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस की। डज का यूज़ कहाँ होगा? जब सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे इन्हीं पजेसिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को, सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसके साथ में हम डज का यूज़ करेंगे। और डिड का यूज़ नॉर्मली पास्ट में होगा
चाहे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो। अब इस चीज़ को अब हम फॉलो करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। हम ये फॉलो कर रहे हैं कि आई हैव नो पेन, इसको मुझे क्या बनाना है, आई डू नॉट हैव, और आर्टिकल की जगह लग जाएगा एनी पेन। वहीं शी एक वचन है तो शी डज नॉट हैव एनी आइडिया हो जाएगा, और यहाँ पर दे डू नॉट हैव मनी, और ये पास्ट है तो लग जाएगा वी डिड नॉट हैव एनी रेपुटेशन। क्लियर? तो हमने डू, डज और डिड का जो यूज़ किया है वो आपके सामने पूरी तरह से परिलक्षित है। आप देख सकते हैं डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का यूज़ अकॉर्डिंग टू द टेंसेस प्रेजेंट और पास्ट में हमने किया है। तीनों का जब यूज़ किया तो हमने उस नियम को ध्यान में रखा है कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज़, हैव और हैड जो हैं वो अपने आप में इन्फ्लिक्शंस कहलाते हैं। इन्फ्लिक्शंस मतलब व्हेन वी मेक एनी चेंजेस इन द नेचुरल फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब की प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता है तो उसे हम चेंजेस मानते हैं। उस चेंजेस को हमने ख़त्म किया, और डू के साथ भी हैव, डज के साथ भी हैव, डिड के साथ भी हैव, तो हमने हैव का यूज़ किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से वर्ब शोज पोजेशन, एक क्रिया अधिकार बताती है, और अधिकार के साथ हमने इस क्रिया को अच्छे से पढ़ा है। अब जो लास्ट है वो ये है द वर्ब शोज मूड। लेकिन इसमें पढ़ने के लिए मैं आपसे इतनी बात बताना चाहूँगा कि मूड को हम अलग से पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ अ मूड। मूड शो ह्यूमन मेंटल सिचुएशन। ये मानवीय मस्तिष्क की अवधारणा के बारे में बात करती है। किसी एक चीज़ को लेकर के हमारे जो अलग अलग रवैये होते हैं उसके लिए हम मूड की बात करते हैं। आज मेरा मूड ठीक नहीं, हम बात करते हैं। उसी मूड से हमने इंग्लिश के अंदर 12 ऐसे वर्ब्स को जिसे हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, उन मॉडल को हमने यूज़ में लिया है। तो जब बात मॉडल्स की होती है तो वर्ब का ये वाला हमारे पास में हिस्सा निकल के आता है, मूड इज इक्वल टू मॉडल। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि मूड किसके अंदर पढ़ेंगे हम, मूड हम पढ़ेंगे मॉडल्स के अंदर। और मॉडल्स का जो टॉपिक है वो मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट एक क्लास बनाऊंगा, और उस क्लास में आपको पूरा का पूरा आपको टॉपिक मिल जाएगा व्हाट इज़ मॉडल एंड व्हाट इज़ मूड्स। तो जल्द ही मैं ये टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा। आज वर्ब को मैंने क्लासिफिकेशन आपके सामने किया है। हमने देखा वर्ब शोज एक्शन, पोजेशन, बिलोंगिंगनेस एंड मूड्स। एक क्लास में और लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि व्हाट आर द फाइनाइट वर्ब्स, व्हाट आर द नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं एक टॉपिक लाऊंगा उसमें ये आपको बताऊँगा कि व्हाट आर द ट्रांजिशंस इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के लिए आपको एक नया वीडियो मिलेगा, उसमें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।